रैंकिंगपीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज के टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन का पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आयात निर्यात की दशा एवं दिशा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंगपीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की सही परिभाषा क्या है? तो उसकी परिभाषा है यह आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण जो है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर कि यह आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रण यानी कंट्रोल प्रणालियों को हटाने की एक प्रक्रिया है। तो ये इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक कौन है? तो वह है दाल। दाल जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, तो वह है कांडला बंदरगाह। कौन सा सबसे प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? उस क्षेत्र का नाम है कांडला बंदरगाह। यह आपको पता होना चाहिए। यह सबसे प्रथम जो है निर्यात का प्रसंस्करण क्षेत्र माना गया है। सबसे पहले यहीं पर निर्यात किया गया था इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र का नाम है कांडला बंदरगाह। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ से संबंधित है, तो इससे जो है दो चीजें जो है संबंधित है इससे। पहला क्या है? मुक्त घरेलू प्रमाण एवं या परिचालन के लिए माल का आयात, SEZ इकाइयों का रख रखाव और विकास। और दूसरा है केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकासी की एकड़ खिड़की है। एकल जो है खिड़की है। दो चीजें से संबंधित है SEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति के संकेतकों में से CAD यानी करंट अकाउंटेंट डिफिसिट है, जो एक देश के व्यापार का माप है, जिसमें क्या होता है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात की मात्रा और निर्यात की मात्रा से अधिक हो जाती है। इसमें CAD जो है, इसमें करंट अकाउंट डिफिसिट में इसमें क्या होता है, इसमें देश का जो व्यापार होता है उसको मापने के लिए क्या हो रहा था, इसमें इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात की जो मात्रा होती है वो निर्यात की मात्रा से कई गुना ज़्यादा अधिक हो जाती है, कई गुना ज़्यादा हो जाती है इससे। ये चीज़ होता है CAD में। जब देश के व्यापार की बात आती है तो उसको मतलब मापने की बात आती है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किस देश से उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया है? तो वह है चीन। जो चाइना है, चीन देश है, उसके जरिए जो है, उसकी मदद से केंद्र सरकार ने भारत की उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया है। वह देश है चीन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह अनुमान लगाया है कि भारत के निर्यात का ग्राफ अगले कुछ वर्षों में तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। निर्यात में इस तरह की तेजी किसकी उपस्थिति के कारण अपेक्षित की गई है? तो वह है विदेश व्यापार नीति। क्या है वह है विदेश व्यापार नीति, जिसकी उपस्थिति के कारण जो है यह चीज अपेक्षित की गई है कि निर्यात की तेजी और भी ज्यादा होगी। यह अनुमान लगाया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विदेशी पूंजी में सम्मिलित है, तो क्या चीज सम्मिलित है विदेशी पूंजी में? तीन चीजें सम्मिलित है। पहला विदेशी सहायता, दूसरा है विदेशी विनियोग और तीसरा है बाह्य वाणिज्यिक ऋण। ये तीन चीजें जो हैं ये सम्मिलित होती हैं विदेशी पूंजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, तो यह बराबर होता है निर्यात माइनस आयात के। शुद्ध निर्यात का फॉर्मूला है निर्यात माइनस आयात। यह फॉर्मूला है शुद्ध निर्यात का। अगर आपको शुद्ध निर्यात निकालना है तो उसका फॉर्मूला है निर्यात में से हमें आयात को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा शुद्ध निर्यात निकल के आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है ये शुद्ध निर्यात को निकालने का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यापार की मात्रा को घटाता है, तो क्या घटाता है? आयात कर। जो आयात कर होता है वो व्यापार यानी बिजनेस की मात्रा को जो है घटा देता है, कई गुना ज़्यादा उसको डिक्रीज यानी डाउनफॉल कर देता है, उसको घटा देता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह उद्देश्य जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है, तो वह है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। इसका उपयोग किया जा सकता है, वह है भुगतान संतुलन में
अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साख पत्र यानी एल और सी दिया जाता है तो वह एक आयातकर्ता द्वारा, जो आयातकर्ता होता है उसके द्वारा जो है L/C यानी साख पत्र को दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि आयातकर्ता के द्वारा जो है साख पत्र को दिया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है तो वह आरंभ होती है इंडेंट से। किससे आरंभ होती है? वह आरंभ होती है इंडेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है तो वह है OECD देशों के साथ। वर्तमान में उन्हें उत्तर पूर्व एशिया भी कहते हैं। शॉर्ट में उन्हें बोलते हैं OECD देश, और वर्तमान में उन्हें जो है अब बोलते हैं उत्तर पूर्व एशिया। तो जितने भी उत्तर पूर्व एशियाई देश हैं उनसे जो है भारत का सर्वाधिक व्यापार आयात वाला होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की आयात का सबसे बड़ा भाग यानी मूल्य में प्राप्त होता है तो वह है चीन से। चीन से बहुत ज़्यादा मूल्य में जो है एक बड़ा हिस्सा आयात का प्राप्त होता है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का 50% से अधिक आयात आता है तो वह एशियाई देशों से। जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, एशियाई देश हैं, उनसे 50% से अधिक जो है आयात भारत का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत की आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है तो वह है दो चीज़ों ने। पहला है पेट्रोल और दूसरा है पेट्रोलियम निर्मित उत्पाद। पेट्रोल हो गया और दूसरा है पेट्रोलियम से जो बने हुए जो उत्पाद हैं, जो आइटम्स हैं, उन सब की बात हो रही है। इन दो चीज़ों ने जो है भारत की आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है। सबसे ज़्यादा भारत में इन्हीं का ही आयात होता है, तभी ये टॉप लिस्ट में है, पेट्रोल और पेट्रोलियम निर्मित उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वर्तमान में मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है तो वह है पेट्रोल और पेट्रोल पदार्थ। वही जो मैंने अभी पहले बताया था, पेट्रोल और पेट्रोल से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं ये सब एक महत्वपूर्ण मद माने गए हैं भारतीय आयात के लिए। अगर वर्तमान में इनकी बात करें मूल्य की दृष्टि से कितनी कमाई करके आते हैं तो इन दोनों चीज़ों में अधिक कमाई होती है भारत की जब भारत आयात करता है, तो इन दोनों चीज़ों का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है तो वह है जर्मनी। जर्मनी जो देश है वह भारत से सबसे ज़्यादा आयात करता है चमड़े का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है तो वह है पेट्रोल एवं खाद्य तेल। ये दो चीज़ें जो है सबसे महत्वपूर्ण मद रही हैं अभी पिछले जितने वर्ष हुए हैं उसमें एक मुख्य आयात के रूप में, तो वह है पेट्रोल एवं खाद्य तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत से सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है तो वह है दालें। जितनी भी दालें होती है, किसी भी तरह की दाल हो, उनका निर्यात नहीं किया जाता है भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2004 से 5 में भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा था तो वह है विनिर्मित वस्तुएं। जितनी भी भारत की विनिर्मित वस्तुएं थी उनका निर्यात सबसे अधिक होता था, सबसे ज़्यादा हिस्सा वो उन्होंने ले रखा था निर्यात का भारत में। अगर बात करें 2004 से 2005 के वर्षों के बीच तो उसका सबसे अधिक हिस्सा जो है वो ले रखा था निर्यात का विनिर्मित वस्तुओं ने। भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है तो वह है जूट उत्पाद। जितने भी उत्पाद जूट के हैं वह एक परंपरागत वस्तु के रूप में है भारतीय निर्यात के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है तो वह है पेट्रोलियम उत्पाद जिनका प्रतिशत है 14.10%, और फिर है मोती, और फिर है मूल्यवान, और फिर है अर्ध मूल्यवान पत्थर जिसका प्रतिशत है 7.87%, और फिर है ड्रग फॉर्मुलेशन, और फिर है जैविक पदार्थ जिनका प्रतिशत है 4.36%। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 ऐसे मद हैं जिनका भारत में सबसे बड़ी मात्रा में जो है निर्यात होता है। पहला पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा मोती, तीसरा मूल्यवान जितने भी वस्तुएं हैं, चौथा अर्ध मूल्यवान पत्थर जितने बेशकीमती पत्थर होते हैं, और फिर ड्रग फॉर्मुलेशन, और आखिरी में आता है जैविक पदार्थ। तो ये 6 चीज़ें जो हैं सबसे बड़ा मद है निर्यात के रूप में भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग यानी मूल्य में अगर देखा रहे तो वह भेजा रहता है तो वह जो है 3-4 देशों में जो है भेजा रहता है। वह पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा चीन, और चौथा है हांगकांग। ये 4 देश हैं
जहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में जो है निर्यात किया जाता है भारत की तरफ से। तो पहला है अमेरिका, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा चाइना, और चौथा है हांगकांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अदृश्य निर्यात का अर्थ है, तो उसका मतलब होता है सेवाओं का निर्यात। जितनी भी सर्विसेज हैं उनका निर्यात करना ही अदृश्य निर्यात माना जाता है। यह अर्थ होता है अदृश्य निर्यात का, जो निर्यात दिखाई नहीं देता है, जो अदृश्य है, तो वह है सेवाओं का निर्यात। उसे अदृश्य निर्यात भी कहते हैं, यह इसका मतलब होता है। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है, तो उसे कहते हैं सीमा कर यानी शुल्क। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीमा कर यानी शुल्क। जो कर लगाया जाता है आयात और निर्यात पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो कर लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, उसे कहते हैं सीमा कर यानी शुल्क। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है, तो वह है निर्यात साख एवं गारंटी निगम। जो निर्यात साख एवं गारंटी निगम है, वह जो है निर्यात व्यापार के जोखिमों को का जो है बीमा करती है। ये काम उसका है, निर्यात साख एवं गारंटी निगम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के कुल निर्यातों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अंश है, तो वह है 15%। अगर बात करें 2022 से 2023 के बीच, तो वह बढ़कर हो गया है 17.9%। पहले था 15%, अब बढ़कर वो हो गया है 17.9%। अगर बात करें वर्ष 2022 से 23 के बीच, ये भारत के कुल निर्यातों का जो परसेंटेज बताया गया इसमें, जो जितना भी मतलब व्यापार होता है अमेरिका से, तो वह है 15%। लेकिन अगर वर्ष 22 से 23 के बीच बात करें, तो वह बढ़कर हो गया है 17.9%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ, तो वह प्रभावी हुआ था 2006 में। किस सन में प्रभावी हुआ था यह SEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, या प्रभावी रूप से अधिनियम या हुआ था पारित 2006 में। प्रभाव में यह पूरे देश में लागू किया गया था सन 2006 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया, तो यह पारित किया गया था वर्ष 2005 में। कब पारित किया गया था यह पारित किया गया था लोकसभा वाला अधिनियम वर्ष 2005 में, सभी विशेष आर्थिक जोन के लिए। यह अधिनियम जो है लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था वर्ष 2005 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का अधिभाग है, तो वह है 1%। वर्तमान में थोड़ा बढ़कर के हुआ है 1.77%। अगर वर्ल्ड बिजनेस की बात करें, विश्व व्यापार की बात करें, तो वर्तमान में भारत का यह अधिभाग है 1%, और अब बढ़कर हुआ है 1.77%, यानी अभी भी बहुत कम है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है, तो वह है चेन्नई में। चेन्नई में जो है विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति घोषित की गई, तो वह घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। सन 2000 में अप्रैल महीने में जो है शेष नीति को घोषित किया गया था। और शेष का मतलब होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये आपको पता होना चाहिए। शेष का मतलब होता है SEZ, इसका मतलब होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, और इसकी नीति घोषित की गई थी अप्रैल महीने में सन 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही शेष यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि लाना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, और भुगतान संतुलन धनात्मक करना। इन 3 चीजों पर का मुख्य उद्देश्य है शेष का यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का, कि निर्यात में पहले वृद्धि लाना, उसको और बढ़ाना निर्यात को, और ऐसे ही विदेशी मुद्रा को अर्जित करना, जितने भी फॉरेन करेंसी है उनको इकट्ठा करना देश के हित के लिए, और फिर भुगतान संतुलन धनात्मक करना, जितने भी संतुलन भुगतान हो रहे हैं उनको धनात्मक करना, उनको और बढ़ाना, उनकी और बढ़ोतरी करना। इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है शेष ने यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र ने। यही इनका जो है मेन उद्देश्य है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपर 301 संबंधित है, तो वह संबंधित है मुक्त व्यापार में अवरोध से। किससे संबंधित है सुपर 301? सुपर 301 संबंधित है मुक्त व्यापार में अवरोध से। जो अवरोध आ रहा है मुक्त व्यापार में, फ्री बिजनेस में, वह संबंधित है सुपर 301 से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, तो वह है सुपर 301। क्या है वह है सुपर 301, जो आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की ताकत देती है यानी शक्ति देती है।
यह एक अमेरिकी व्यापार कानून की धारा है और उसका नाम है सुपर 301। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपर बाजार होता है एक, तो वह होता है एक उच्च गुणवत्ता एवं बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन। क्या होता है यह सुपर बाजार? सुपर बाजार होता है उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी वाला, और एवं बहुमूल्य वस्तु यानी बहुत ही एक्सपेंसिव जितने भी आइटम्स है, वस्तुएं हैं, उनके विकास का एक संगठन है सुपर बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, तो वह की गई निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए इसकी स्थापना की गई है, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की, ताकि निर्यात उद्योगों के का संवर्धन किया जा सके। तो उसके लिए जो है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र भारत में इनकी स्थापना की गई है। हर जगह पर, हर राज्य में आपको ये देखने को मिल जाएंगे इस तरह के व्यापार क्षेत्र जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है, तो वह निर्यात के लिए आयात की नई वस्तुएं, आयात की गई वस्तुएं, यह तात्पर्य रखता है एंट्री पार्ट व्यापार से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया, तो इसे लागू किया गया था वर्ष 2002 में। किस साल में लागू किया था फेमा को? फेमा को लागू किया गया था वर्ष 2002 में, और फेमा का फुल फॉर्म होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है, तो वह है यूएसए, अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। वह सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है, बहुत बड़ा पार्टनर है बिजनेस करने में भारत का, वो है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के कुल व्यापार में चीन का अंश है, तो वह अंश जो चीन से जो जुड़ा हुआ है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। वर्ष 2020 में वह थोड़ा घटा था जब कोविड-19 आया था, लेकिन उसके उसके बाद जो है जितना भी व्यापार चीन से अभी तक हुआ है उसकी बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है, जहां पर मांग से पूर्ति अधिक होती है उसे क्रेता का बाजार कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2009 से 10 में भारत के निर्यातों में सबसे ज्यादा हिस्सा था, तो वह था यूएई का, यानी वर्तमान में अमेरिका। पहले यूएई का था, अब वर्तमान में अमेरिका का है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अरब देश है, उसका पहले सबसे ज्यादा हिस्सा था भारत के निर्यातों में, अगर बात करें वर्ष 2009 से 10 के बीच। लेकिन वर्तमान में वह अब अमेरिका के साथ हो गया है उतना निर्यात भारत का, अब यूएई का नहीं रहा। अब वर्तमान में जो है अमेरिका से अधिक निर्यात होता है भारत का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तो उसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे आयात जो है महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं जब कोई भी देश अपनी मुद्रा का जो अवमूल्यन करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया, तो वह स्थापित किया गया था सूरत शहर में। गुजरात में सूरत एक शहर है, वहां पर जो है यह पहली बार निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र जो है भारत में निजी क्षेत्र के रूप में पहली बार जो है स्थापित किया गया था, तो वह सूरत शहर था गुजरात का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ, तो वह लागू हुआ था वर्ष 1972 में। 1972 में जो है भारत का पेटेंट कानून जो है लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है, तो वह है मेड इन इंडिया, कोई गुणवत्ता का अंकितक लेबल बनाना। अंकितक यानी लेबल बनाना मेड इन इंडिया का, यह प्रयोजन है इक्विटी ब्रांड इक्विटी फंड का, मेड इन इंडिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में आयात नहीं किया जाता है, तो वह है खनिज लौह का, जो खनिज लौह होती है उसका जो आयात जो है भारत नहीं करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका आयात भारत नहीं करता है, तो वह है खनिज लौह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है, तो वह हेक्सर ओहलिन मॉडल। कौन सा मॉडल है? वह मॉडल है, वह सिद्धांत है हेक्सर ओहलिन मॉडल। यह सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित करता है, यह तय करता है कि कोई भी देश अगर निर्यात करता है तो वह कुशलता पूर्वक और बहुतायत में उत्पादन भी करेगा। तो उस चीज को ध्यान में रख करके
या सिद्धांत लागू किया गया था अर्थशास्त्र में, और इस सिद्धांत का नाम है हेक्सर ओलिन मॉडल। इसे हेक्सर और ओलिन ने लॉन्च किया था इस मॉडल को, तभी इसका नाम है हेक्सर ओलिन मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया। तो वह किया था डेविड रिकार्डो ने। जो डेविड रिकार्डो थे, उन्होंने जो है 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत को विकसित किया था।